चलिए वेलकम, स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भारत की जलवायु की अवधारणा पढ़ाए थे, समान जानकारी समान परिचय जिसको कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक ये ना, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक हमने पढ़ाया था स्थलीय कारक, वायु दाब और पवन, यही था। अब आज हम पढ़ाते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं नया क्लास, नया टॉपिक आप लोगों के बीच में। भारत में मानसून। भारत में मानसून में सर्वप्रथम पहले ये जानना है कि मानसून उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। 4 ही सिद्धांत है मानसून उत्पत्ति का। पहला है तापीय सिद्धांत, ठीक है। तापीय सिद्धांत का प्रतिपादक गडेल स्टॉर्म था और बेकर, कभी-कभी ये चढ़ते फिरते थे, ठीक है। तापीय सिद्धांत विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कलोन है, ठीक है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम पढ़ा हुई है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत प्रतिपादक एस और एल नीनो सिद्धांत, इसका प्रतिपादक गिलबर्ट वाल्कर। अब इसको हम लोग बारी-बारी से 4 सिद्धांत दिखाए हैं, तो बारी-बारी से इसको डिफाइन करना है कि तापीय सिद्धांत क्या है, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत क्या है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है और एल नीनो सिद्धांत क्या है। ये चारों सिद्धांत अगर आप बढ़िया से समझ लेंगे तो फिर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए। तो तापीय सिद्धांत में आते हैं, हम लोग देख लेते हैं वायु दाब किसको कहते हैं। वायु द्वारा लगाया गया भार, कहाँ पर लगाया गया भार, पृथ्वी के सतह पर, उसको क्या कहते हैं, वायु दाब। वायु के द्वारा लगाया गया दाब या भार पृथ्वी पर, जो भार या दाब लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। अब वायु दाब का एक विशेषताएं यह है कि ऊंचाई के साथ वायु दाब क्या होता है, घटता है। जब ऊंचाई के साथ वायु दाब घटेगा, इसका मतलब है कि सबसे अधिक वायु दाब कहाँ लगेगा, गहरा क्षेत्र में, समुद्र तल में। और इसका सुंदर उदाहरण सबसे गहरा समुद्र तो कौन है, कैस्पियन सागर। और सबसे कम वायु दाब कहाँ लगेगा, ऊंचाई पर। तो सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ है दुनिया में, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे कम ऊंचाई पर और सबसे अधिक समुद्र तल पर वायु दाब लगेगा। यहाँ लिख दिया है कि वायु दाब सबसे कम ये पहाड़ है, पहाड़ को बता रहा है, मतलब माउंट एवरेस्ट। और ये जल क्षेत्र है, मतलब समुद्र तल, सबसे अधिक समुद्र तल। तो यही इसका उदाहरण बता दिए, कैस्पियन सागर। तो सबसे अधिक वायु दाब कहाँ लगेगा, समुद्र तल में, बराबर कैस्पियन सागर, अरे समुद्र तल में सीधा। लेकिन सबसे गहरा समुद्र तल कौन है, कैस्पियन सागर। सबसे कम वायु दाब कहाँ लगेगा, पर्वत पे, ऊंचाई पे। सबसे अधिक ऊंचाई कौन है, माउंट एवरेस्ट। अब आते हैं हम लोग ये वायु दाब की संबंधित पट्टियाँ, ये जो ग्लोब पर है निर्धारित पट्टियाँ। आप देख लीजिए कि 0 डिग्री यहाँ है, ये 0 डिग्री को हम लोग विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त या विषुवतीय रेखा कहते हैं। उसके बाद 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर जाएंगे तो भूमध्य रेखीय द्रोणी पट्टी कहते हैं, या भूमध्य सागरीय यही है, भूमध्य रेखीय द्रोणी या भूमध्य रेखीय द्रोणी पट्टी या भूमध्य सागरीय रेखा। क्लियर है ना। विषुवत रेखा को 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में उत्तर और 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में दक्षिण, ये विषुवतीय, ये भूमध्य रेखीय है, पट्टी है। ये जो पट्टी है हमेशा ये पट्टी कैसा क्षेत्र बना रहता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना रहता है। कैसा पट्टी है, निम्न। आदर्श स्थिति इसका निम्न है। क्यों निम्न वायु दाब का पट्टी, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, खड़ा पड़ता है। जब खड़ा सूर्य की किरणें पड़ेगा तो तापमान तो होगा, जब तापमान होगा तो आपको बता ही दिए कि वायु दाब क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। अब आइए 5 डिग्री से नीचे जाते हैं तो हम लोग 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में एक पट्टी है, वो कैसा पट्टी है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। और यहाँ से 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ही कौन रेखा है, मकर रेखा। फिर इधर उत्तर में जाते वही बात होगा, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन सा रेखा है, कर्क रेखा। अब उत्तर में आप देखिए 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ का मतलब हुआ अक्षांश, क्योंकि आपको बता दिए कि पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 30 डिग्री
उत्तर से 35 डिग्री उत्तर के बीच के पट्टी को भी क्या कहते हैं हम लोग? उच्च वायुदाब का क्षेत्र। और आपको पता है कि पवन की विशेषताएं कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही बहता है, कभी निम्न से उच्च की ओर नहीं आएगा। तो उच्च से निम्न की ओर जा रहा है। इधर दक्षिणी गोलार्ध में तो कौन पवने हैं? उत्तरी गोलार्ध में जो पवने उच्च से निम्न की ओर आता है तो पवने का नाम क्या है? अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अरे क्लियर हुआ? चलिए देखिए, तो भारत में मानसून आते हैं तापीय सिद्धांत में। अब हम दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून को देख लेते हैं। कई बार पढ़ा दिए हैं, इसमें क्या करना। मकर रेखा है, व्यापारिक पवने हैं, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ज्यों ही सूर्य जो है मकर रेखा पे पड़ता है, सूर्य कर्क रेखा पे पड़ता है, लंबा तो उत्तरायण होने लगता है तो ITCZ उत्तर की ओर शिफ्ट जाता है। और ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है मेडागास्कर, यहीं से व्यापारिक पवने इधर से इधर से मुड़ता है। और ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, ये निम्न वायुदाब सब है, तो यहाँ सब इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी पश्चिमी। अब उत्तर पूर्वी मानसून में निम्न वायुदाब इधर बनेगा, उच्च वायुदाब ऊपर बनेगा, तिब्बत का पठार होता है जो भी भारत का क्षेत्र। ये अब इधर से पवन लौटता है और ये पवने मंडराता रहता है, ऐसा नहीं कि उत्तर पूर्वी व्यापारी मानसून शीतकाल में या इसको शीत ऋतु जिसको बोलते हैं, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने अपना भूमध्य रेखीय में चलते रहता है। लेकिन इधर जो पवने जो गया था इधर से नहीं बोले, दोनों मिलता है, दोनों का नाम हो जाता है ये। फिर वो क्लियर हो गया। इसमें है क्या? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन बंगाल की खाड़ी से पानी उठाता है और कोरोमंडल का धनिया चेन्नई यहाँ को बारिश करा देता है। इधर से गया केरल के तट पे, इधर जाता है शाखा, यहाँ पे आ जाता है, फिर ये शाखा ये नर्मदा ताप्ती से छोटा नागपुर आता है, फिर ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाला ये आगे भी बता ही देंगे सब मतलब। ये फिर छोटा नागपुर जाता है, ये गारो खासी है ना, समझ गया? वर्षा हो जाता है। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही अरब सागर वाला जो है ये कहाँ जाता है? अंडमान निकोबार में जो बारिश खूब होता है किससे? लौटती हुई मानसून से कि दक्षिण पश्चिम मानसून से? क्लियर हो गया ना? अरब सागर इधर से उठता है, लेकिन पढ़िए यहाँ कौन सा खाना लोग खाता है? बंगाल की खाड़ी ना, पढ़िए तो बंगाल की खाड़ी हो जाता है। चलिए देखिए इसको बनाइए। ये था आपका क्या? ये तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत में हमने वायुदाब बता दिया, पेटियाँ बता दिए, दोनों कैसे वायुदाब किधर निम्न बनता है, किधर उच्च बनता है, किधर का अधिक होता है। जब सूर्य कर्क रेखा पे होगा तो ताप उत्तर भाग अधिक होगा, दक्षिण भाग निम्न होगा। जब मकर रेखा पे होगा दक्षिण भाग अधिक होगा, उत्तर भाग कम होगा। ये तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या समझाना, समझ गया ही होगा। चलिए देखिए, मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत में तापीय सिद्धांत समाप्त तब आते हैं विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत का मतलब हुआ कि विषुवत रेखा पर जो यहाँ व्यापारिक पवने हैं उससे संबंधित है। व्यापारिक इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने जो विषुवत रेखा पे के नीचे निम्न वायुदाब क्षेत्र में भूमध्य रेखीय पट्टी में बहता है। ये है ना, ये पवन कैसे भारत की तरफ आ जाता है इसी के बारे में बताना, ठीक है? तो सब खेल यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत की उत्पत्ति। की जो उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति का कारण क्या है? कारण क्या बताया गया? अभिसरण से विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत की उत्पत्ति का कारण क्या है? ITCZ है।
ITCZ, ठीक है। ITCZ कहाँ है? तो निम्न वायुदाब क्षेत्र में विषुवत रेखा, ठीक है, यहाँ पे है। अब सूर्य जो है कर्क रेखा पर है। अप्रैल से जून माह में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है यहाँ पे, या उत्तरायण होता है, तो ITCZ जो खिसक कर कहाँ आ जाता है? उत्तर की ओर। विषुवत रेखा के पार करके कहाँ चलाता है? उत्तर की ओर खिसक गया, ठीक है। जुलाई माह में यही ITCZ खिसक के कहाँ पहुँच जाता है? गंगा का मैदान कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है? इसका मतलब है कि जुलाई माह में ITCZ खिसक कर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आ जाता है। जब गंगा के मैदान में ITCZ पहुंच जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मानसून गर्त का मतलब क्या हुआ? इसका क्या प्रभाव हुआ? तो मानसून गर्त का प्रभाव ये है कि गंगा मानसून गर्त कहाँ बनता है? गंगा मैदान के क्षेत्र में। कितना डिग्री अक्षांश पे? 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश पे। जब यहाँ मानसून गर्त बनता है तो इसका प्रभाव ये है कि भारत के उत्तर पश्चिम जो भारत है, इतने पश्चिम क्षेत्र है ना, उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र या मध्य एशिया क्षेत्र या पश्चिम एशिया क्षेत्र में क्या बन जाता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्लियर हो गया ITCZ का प्रभाव? अब आइए, अब हम सूर्य रेखा को शीत ऋतु में, सूर्य रेखा कहाँ, सूर्य जो है कहाँ पे लंबवत होता है? मतलब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। ये सूर्य को उत्तरायण को बताता है। क्या बताता है? उत्तरायण, मकर कर्क रेखा। और ये सूर्य को क्या बताता है? दक्षिणायन का मतलब हुआ विषुवत रेखा से दक्षिण, दक्षिणायन, और विषुवत रेखा से उत्तर मतलब दक्षिणायन। अब जो है सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होता है तो नवंबर से फरवरी के बीच में यह क्षेत्र क्या बन जाएगा? उच्च वायुदाब। और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो ये ITCZ कहाँ खिसक के आ जाएगा? जहाँ पहले था यहाँ पे। फिर आएगा अप्रैल से जून, फिर वही काम होगा, फिर वही काम होगा। तो गर्मी ऋतु, शीत ऋतु, गर्मी ऋतु, वर्षा से। क्लियर हुआ? ऐसे होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए देखिए, चलो फिर से। तो ITCZ के बारे में बता ही देते हैं। इसका नाम ITCZ है, अंतःउष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र, या इसका दूसरा नाम अंतःउष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति, यानी मतलब MT। यानी कभी ऑप्शन में दे देगा अंतःउष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र, कभी दे देगा उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति क्षेत्र। तो फंसना नहीं है, दोनों का नाम एक ही है। इसका फुल फॉर्म ITCZ का। इंग्लिश में तुम्हारा काम है, इंग्लिश तुम लोग को बेहतर है, तुम लोग खोजते रहना। I का मतलब क्या, T का मतलब क्या, और C का मतलब क्या, और Z का खोजो, गूगल बाबा से पूछ लेना। प्रकृति मतलब ये क्या है, रूप क्या है? यह विषुवत वृत्त पर स्थित है, या निम्न वायुदाब का इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने बाकी बताए थे। इस पवने को, इसे किसको? ITCZ को, पवनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या है? शक्ति। जिधर जिधर जाएगा पीछे से पवन को लेते जाएगा। और ये किधर जाएगा? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। हमेशा ITCZ किधर खिसकेगा? पवन, तब पवन की बहाव की दिशा भी क्या होगी? निम्न, उच्च वायुदाब से ITCZ जो खिसकता है उच्च वायुदाब से निम्न की ओर, तो पवन भी उच्च से निम्न। क्लियर हो गया? अब परिवर्तन ITCZ में जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे होता है? ITCZ में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? परिवर्तन का मुख्य कारण इसका है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म समझ ही लो, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का क्या? उत्तरायण। और शीत ऋतु में सूर्य का
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का उत्तरायण का मतलब सूर्य का कर्क रेखा पर लंबा, सूर्य कर्क रेखा पर लंबा होगा तो सूर्य का उत्तरायण होगा। और शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा पर होगा लंबा, तो सूर्य का क्या कहलाएगा? दक्षिणायन। तो ITCZ परिवर्तन दो ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में जब परिवर्तन होता है किस कारण? सूर्य का उत्तरायण में कर्क रेखा पर सूर्य आ जाता है, तब क्या होगा? ITCZ उत्तर की ओर क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। उत्तर की ओर खिसक जाएगा मतलब विषुवत वृत्त के उत्तर पार हो गया। तब क्या प्रभाव पड़ता है? तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विषुवत वृत्त को क्या करती है? वो पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को कहाँ पार करती है? तो 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य पार करती है। जब वो पार किया तो उस पर कौन बल लग जाता है? बाईं ओर से कोइलस बल। हमेशा पवने पर जो बल लगेगा, कोइलस बल जो लगेगा पवन पर हमेशा बाईं ओर से लगेगा और पवन की दिशा हमेशा दाईं ओर मुड़ेगा। क्लियर हो गया ना? बल इधर से लगा मतलब ये बाईं हुआ तो ये किधर हो जाएगा? बल बाईं ओर से लगेगा, पवन की दिशा तब क्या हो जाएगी? वो पवन की दिशा दाईं हो जाएगी, बल बाईं ओर से लगता है। क्लियर है ना? ठीक है। तो कोइलस बल का प्रभाव पड़ने पर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, आप समझिए कोइलस बल प्रभाव के पूर्व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें की दिशा किधर होती है? दक्षिण से पश्चिम। विषुवत वृत्त के पहले उसकी दिशा क्या है? पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम। और जब बल लगा तो उसका दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से बदल कर क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब हो जाएगा। होगा ना? ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने की प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से क्या हो जाता है? लिख दीजिए। तब क्या हो जाएगा भारत में? मानसून आ गया। यानी अरब सागर में या भारत में जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने उसका नाम अरब सागर या भारत में क्या हो जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने, जो केरल तट पे सबसे पहले टकराती है। जब वहाँ टकराएगा सबसे पहले तो मानसून प्रस्फोट कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब आइए जुलाई माह में ITCZ खिसक कर कहाँ चल जाता है? 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ स्थित है? गंगा का मैदान यहीं पर स्थित है। जब ITCZ गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है मतलब 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? मानसूनी गर्त कहते हैं। और मानसूनी गर्त का प्रभाव क्या पड़ता है? तो उत्तर भारत एवं उत्तर पश्चिम भारत में तापीय निम्न वायुदाब, कैसा वायुदाब? तापीय निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास होता है। कहाँ? उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर भारत का मतलब हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी का ऊपरी भाग, और उत्तर पश्चिम भारत हो गया कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, ये सब। क्लियर हो गया ना? आप समझो। शीत ऋतु में आप क्या परिवर्तन होता है? तो शीत ऋतु में बताए थे सूर्य का दक्षिणायन होगा तो फिर ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे आएगा, दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ा? पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से क्या हो जाएगा? क्योंकि उधर बल अब फिर लगेगा उसको बाईं ओर से बल, कोइलस बल, फिर कहेगा चल घूम इधर। यानी ऐसा नहीं कि यह कोइलस बल लग रहा है, वहां भी लौटते के क्रम में भी कोइलस बल का प्रभाव लगेगा। हमेशा याद रखना कि जब भी पवन की दिशा बदलेगी इसका मतलब है कि उस पर कोइलस बल का प्रभाव लगेगा, चाहे वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो चाहे उत्तर पूर्वी मानसून। क्लियर हो गया? तो चलो इसको लिखो। अब तीसरा है, आप लोगों के बीच में हम तीसरा बताने जा रहे हैं, पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रभाव। पहले चित्र एक संख्या देखी थी, पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम को उत्पत्ति पहले तिब्बत का पठार निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ठीक है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से में उत्पन्न होता है, तो तिब्बत के पठार के क्षेत्र में ही क्षोभ मंडल में क्या बनता है? उच्च वायुदाब का केंद्र। किस ऋतु में? हमेशा गर्मी के ऋतु में भी और शीत ऋतु में। ये तिब्बत का पठार एक ऐसा चीजें है कि गर्मी की ऋतु और
ये ठंडी की ऋतु दोनों में वहाँ पे क्षोभ मंडल में हमेशा उच्च वायु दाब केंद्र का विकास हो, यानी पूर्वी जेट स्ट्रीम रहे चाहे पश्चिमी जेट स्ट्रीम रहे, दोनों का उद्भव का आधार क्या है? तिब्बत का पठार में निम्न वायु दाब का क्षेत्र, उसी तिब्बत के पठार के क्षेत्र में क्षोभ मंडल में उच्च वायु दाब का केंद्र। अब देखो उच्च वायु दाब का केंद्र का विकास हुआ यहाँ पे क्षोभ मंडल में तिब्बत के पठार क्षेत्र में, तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होने और ये आपको पूर्वी जेट स्ट्रीम अरब सागर और ये दक्षिणी चीन सागर की ओर, और एक शाखा इसका जो ये दक्षिणी उत्तर शाखा जो है, ये उत्तर शाखा किधर चल गया? दक्षिणी चीन सागर की ओर, और हिमालय के दक्षिण पूर्व में ये है पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो भारत में। क्लियर हो गया ना? आप देखो जब चित्र संख्या 2 में अब समझो कि भारत को लेते हैं, तो भारत में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उद्भव का केंद्र कहाँ है? पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया। पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया से उष्ण पर ये ठंडा प्रकार का, शीत प्रकार का जो पवन चलती है हिमालय के दक्षिण भाग में पूरब की दिशा में, उसे क्या कहते हैं? मध्य एशिया या पश्चिम एशिया से हिमालय के दक्षिण भाग में, हिमालय है तो दक्षिण भाग हुआ इधर में, पूरब की दिशा में बहने वाली पवने को, और पवन अपने ये जो पछुआ जेट स्ट्रीम जो है अपने साथ पवन भी लेकर आता है इसी क्षेत्र से, उसको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो ये जो है, ये जो पवन चल रहा है ये धरातल ये हो गया, और ये जो पवन चल रहा है वो क्या हुआ? क्षोभ मंडल में जो चलता है पछुआ जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं, और जो धरातल के साथ चलता है उसको उत्तरी पूर्वी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो धरातलीय पवने जो धरातलीय पवने उत्तर पूर्वी मानसून हमेशा किसके साथ चलेगा? अब पूर्वी जेट स्ट्रीम के साथ जो है क्षोभ मंडल वाली पवने वो हमेशा कौन मानसून के साथ चलेगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। वो अगला स्टेप में बताया, यहाँ चलते चलते समझा दिया। धरातलीय पवने कैसे विकास हुआ? तो आपको बताए थे कि उच्च वायु दाब क्षेत्र में विकास होता है, वहाँ से पवन जो चलता है और इधर से हमारा जो दक्षिण दोनों मिलता है तो सुख होता, फिर वहाँ से पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहता है कि भाई अब इधर नहीं, चलो इधर घूमो, तो इसको घुमा देता है। तो जो इसका मतलब है कि धरातलीय पवने को कौन घुमा रहा है, वापस करा रहा है? ये नहीं, निर्धारक तो यही है इसका। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पवने का निर्धारक कौन होगा? पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया ना? देखो धरातलीय पवने ये हुआ और जेट स्ट्रीम ये हुआ। जेट स्ट्रीम हमेशा, धरातलीय पवने हमेशा, इसको क्या कहेंगे उस पवने को? और क्षोभ मंडल में बहने वाली पवने जो पश्चिम में उद्भव होता है पूरब की दिशा, भारत के दक्षिण पूर्व में, ये था आपका पछुआ जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति का कारण, इसका बहाव। चलिए देखिए, अब हम लोग पश्चिमी जेट स्ट्रीम पहले देख लो, समझ लो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बारे में ज्ञान की ढंग से जो चीज़ें हैं वो समझ लो। उत्पत्ति का कारण है तिब्बत का पठार क्षेत्र के धरातल क्षेत्र में निम्न वायु दाब का विकास। हम बताए थे नक्शा बना के, मानचित्र बना के, चित्र बना के, और तिब्बत के पठार क्षेत्र में ही क्षोभ मंडल में हमेशा ये मानसूनी पवने धरातल पे उत्पन्न होता है, और स्ट्रीम पवने जो चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो हमेशा क्षोभ मंडल के उच्च वायु दाब के
धरातल में भी उच्च वायुदाब से वो निकलेगा, क्योंकि हमेशा उच्च वायु से किधर जाता है मानसून पवन निम्न। तो जेट स्ट्रीम भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब पे। अंतर इतना है कि मानसून पवन दो प्रकार के भारत में, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। तो वो दोनों मानसून पवन निम्न वायुदाब के क्षेत्र में से उदय होगा, लेकिन उत्पत्ति होगी, लेकिन कहाँ धरातल में। और दो स्ट्रीम है, एक पूर्वी है और एक पश्चिमी, वो भी जो है उच्च वायुदाब के क्षेत्र में ही विकास होगा। मानसून पवन भी उच्च वायुदाब के, लेकिन कहाँ पे धरातल पे। और पूर्वी स्ट्रीम हो चाहे पश्चिमी जेट स्ट्रीम हो, उसका भी उत्पत्ति होगा उच्च वायुदाब के केंद्र में, लेकिन वो कहाँ होगा क्षोभ मंडल। ये अंतर है ना। चलो, तो उत्पत्ति का कारण बता दिए कि कहाँ से होता है, तिब्बत पठार के क्षेत्र में क्षोभ मंडल कुछ वायुदाब के केंद्र का विकास होता है। का विकास यही से क्या हो गया, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का तो क्या हो गया, उत्पत्ति हो गया ना। चलो, उत्पत्ति का क्षेत्र किधर है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का पश्चिम और मध्य एशिया, संपूर्ण पश्चिम एशिया और मध्य एशिया। प्रकृति स्वरूप या विशेषताएं, क्या है इसका विशेषताएं या प्रकृति। तो पहला समझो, उपोषण जेट स्ट्रीम या पछुआ उपोषण जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। कसना नहीं है एग्जाम, उपोषण जेट स्ट्रीम रहे या पछुआ उपोषण जेट स्ट्रीम रहे या पश्चिमी जेट स्ट्रीम रहे, तीनों बात एक ही, कसना नहीं, नाम से जाना जाता है। या पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया से पश्चिम पूरब की ओर बढ़ता है। पश्चिम दिशा से किधर बढ़ता है, पश्चिम एशिया मध्य एशिया इधर है ना, तो पश्चिम है, पश्चिम से किधर बढ़ा पूरब की। या अगर अक्षांश रेखा पूछेगा तो यह अक्षांश से 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है। चाहे हिमालय को उत्तर भाग में चले तो भी 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश, या हिमालय के दक्षिण भाग में भी चले तो 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के लिए चलती है। क्लियर हो गया। अब आइए, यह कैसा पवन है, शीतकालीन पवन है, शीत ऋतु का। इसका संबंध किस मानसून पवन से है, इसका संबंध उत्तर पूर्वी मानसून पवन से। यह अपने साथ क्या लाता है, पश्चिमी विक्षोभ लाता है। यह अपने साथ पश्चिमी विक्षोभ लाती है। पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ को ही क्या कहते हैं, लौटती हुई मानसून। क्लियर हो गया। या उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में प्रवेश का क्या कारण है, तिब्बत का पठार द्वारा अवरोध, बताए थे ना। तिब्बत का पठार है, उसमें अवरोध हुआ तो दो शाखा में बदल गया, एक उत्तर और एक। पूछेगा कि पश्चिमी, एकदम मेन चीज लिखा है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत में प्रवेश का क्या कारण है, क्योंकि ये तो उत्पन्न होता है इस क्षेत्र में, तो भारत में प्रवेश का क्या कारण है। तो तिब्बत का पठार द्वारा अवरोध उत्पन्न होना, नहीं उच्च भूमि है, उच्च भूमि है तिब्बत का, तो उसमें टकराता है पवन, एक उत्तर में चल जाता है दक्षिण चीन सागर तरफ, और एक दक्षिण हिमालय के दक्षिण पूरब में सीधा आ जाता है इधर बंगाल की खाड़ी से घूमते हुए। क्लियर हो गया ना। तो भारत में प्रवेश का कारण तिब्बत का पठार द्वारा अवरोध, याद रखना, नहीं कि मान लेना उच्च वायुदाब या उत्पत्ति का कारण है तिब्बत के पठार के क्षेत्र में क्षोभ मंडल में उच्च वायुदाब, लेकिन भारत में प्रवेश का कारण है तिब्बत का पठार द्वारा अवरोध उत्पन्न होना। क्लियर हो गया। उत्पन्न होना तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम का कहाँ, कौन शाखा, दक्षिणी शाखा। जब अवरोध उत्पन्न होता है तो दक्षिणी शाखा जो है क्या करता है, भारत में प्रवेश कर जाता है और हिमालय के दक्षिण पूरब में बहती है, बहने लगती है। और अपने साथ जो उत्तर पूर्वी मानसून लाता है, बंगाल की खाड़ी में वो मानसून पवने, धरातलीय मानसून पवने पानी उठाता है कोरोमंडल तक पर बारिश खूब कराता है, और चक्रवात के रूप में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर प्रायत चक्रवातीय वर्षा करता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो देखो, चलिए तो हम लोग अब पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा है, चौथा है, चौथा हेडिंग के लोग भूल गए थे।
चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसके ऊपर लिख दो पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है। पूर्वी जेट स्ट्रीम पढ़ रहा है, इसका उत्पत्ति का क्या कारण है पहले ध्यान से समझो तब छापना। देखो छाप रही हो, पहला कारण क्या है, पहले भी हम पढ़ लिए थे इसके पहले कि पश्चिम एवं मध्य एशिया यानी जेट स्ट्रीम जो है एक शाखा किधर आता है भारत की तरफ, और एक शाखा हिमालय के उत्तर, ये तिब्बत पठार के उत्तर की ओर लिख दिए। पश्चिम जेट स्ट्रीम का तिब्बत पठार के उत्तर में विस्थापन। कारण नंबर 1 किसका उत्पत्ति का, क्लियर हो गया। अब पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्पत्ति का कारण क्या है, एक वो क्यों सूर्य, और पूर्वी पूर्वी जेट स्ट्रीम का कारण नंबर 1 है कि पश्चिम एवं मध्य एशिया से बहने वाली पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो पवने हैं वो तिब्बत का पठार के उत्तर की ओर क्या हो गया है विस्थापन। और एक पिछले क्लास में पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि पूर्वी ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम के दो जो कारण, एक कारण और हमने बोला था कि लिख लीजिए, सूर्य का दक्षिणायन होना यानी सूर्य मकर रेखा पर लंबवत शीत ऋतु में, पश्चिमी जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में। इसका कारण, एक कारण ये भी है कि सूर्य का मकर रेखा मतलब दक्षिणायन, तो वो कारण लिख लिए ना आप लोग, लिख लेना। अब यहाँ पे आओ, पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूर्वी जेट स्ट्रीम में एक कारण यह है कि पश्चिम एवं मध्य एशिया से जो पश्चिम जेट स्ट्रीम जो पवने बहती है वो तिब्बत के पठार के उत्तर के क्षेत्र में क्या हो गया विस्थापन। चलिए ये कर्क रेखा, तो मैं ये सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत है, जो भी है तो आप तो जानते ही हैं। कर्क रेखा यानी सूर्य का क्या कह सकते हो, ये भी हो गया कारण। अब देखिए अब क्या होता है, तब यहाँ से जब सूर्य उत्तरायण होता है तब तिब्बत क्षेत्र के क्षोभ मंडल में क्या होता है उच्च वायु दाब का विकास, और तिब्बत क्षेत्र के धरातल में क्या होता है, धरातल में क्या होगा बताए। जब तिब्बत के क्षेत्र में क्षोभ मंडल का में उच्च वायु दाब का विकास होगा तो क्या निकलेगा वहां से, स्ट्रीम पवने। क्षोभ मंडल का उदय में क्या होता है, अरे क्षोभ मंडल में उच्च वायु दाब का विकास होगा तो वहां से क्या निकलेगा स्ट्रीम। और जब निम्न वायु दाब का विकास होगा तब क्या होगा, धरातल से निम्न वायु दाब का विकास होगा तो क्या पवने बहेंगे, मानसून पवने, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो। पिछले बार कंफ्यूजन में क्यों पड़ रहे हैं, तो तिब्बत के क्षेत्र में धरातल में निम्न वायु दाब है और क्षोभ मंडल में क्या है, तो उच्च वायु दाब से हमेशा निम्न वायु दाब की ओर आता है। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम देखो आ रहा है, कहाँ आ रहा है, अरब सागर। अरब सागर में क्या बना, यहाँ क्षोभ मंडल में उच्च, तो अरब सागर में क्या है निम्न वायु दाब। फिर अब निम्न वायु दाब से फिर यहाँ पे आया कहाँ पे, मेडागास्कर के पास। मेडागास्कर कैसा वायु दाब का क्षेत्र है, फिर तो कहेगा कि नहीं हम इधर नहीं, इसको जेट स्ट्रीम को करा लौटो, फिर यहाँ से ये क्या हो रहा है लौट रहा, अरे यहीं पे इसको मिल गया दक्षिण पूर्वी पवना, बोला यार चलो तुम भी चलो मेरे साथ। क्लियर हुआ, यहाँ से ये चला उच्च वायु दाब से निकला जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के, भारत में प्रवेश करते हुए ऐसे घूमते हुए चकराते हुए इधर से भी घूम जाता है, ऐसा नहीं कि खड़ी भारत से इधर भी। और कहाँ रहा निम्न वायु दाब अरब सागर, यहाँ से बढ़ता तो मेडागास्कर द्वीप है, वहाँ पे क्या बनता है देखो उच्च वायु दाब से निकला, इधर तो अब नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से निकला। यहाँ जब उच्च वायु दाब बनेगा तो फिर इधर नहीं आएगा, फिर क्या होगा घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि निम्न वायु दाब का क्षेत्र यहाँ है ना, यहाँ पे ये जो भारत का क्षेत्र निम्न वायु दाब का क्षेत्र और ITC जेट जो खिसकता है तो क्या होता है निम्न वायु दाब बनता है। तो ये जो जेट स्ट्रीम पवने हैं जो तिब्बत के पठार से जो निकल रहा है अपने साथ एक दोस्त को लेता है, किसको, और ये जो है दक्षिणी पूर्वी। अब ये निम्न वायु दाब से बढ़ा, इसके लिए निम्न वायु दाब यहाँ है ना, तो यहाँ तो पहुँचबे करेगा ना दक्षिण पश्चिमी। क्लियर हुआ ना, यहाँ से इसका मतलब है इस उत्पत्ति में
पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन, कर्क रेखा का उत्तरायण या दक्षिणायन होना, उत्तरायण होना, क्षोभ मंडल में उच्च वायुदाब का विकास, मेडागास्कर द्वीप पे भी उच्च वायुदाब का अवरोहण, तभी तो इसको घुमाता है ना, घूम, और यहाँ से दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवने अपने साथ लेके, और यह मानसून पवने को यहाँ पे क्या कहलाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा कराते हुए फिर कहाँ पहुँचेगा, ये हमेशा निम्न, ई भी निम्न। अंतर इतने है कि जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में बहेगा और मानसूनी पवने धरातल में बहेगा, अंतर सिर्फ इतने हैं। अब क्लियर हुआ उत्पत्ति तुमको अर्चना, क्लियर हो गया ना? चलो लिखो। इसमें एक चीज और समझ लेना है कि जिस तरह से आप पश्चिमी जेट स्ट्रीम में पिछले बार में देखे होंगे कि तिब्बत का उच्च भूमि वायु अवरोहण का काम करता है, अवरोध का काम करता है, जिसको दो शाखा में बांटता है। एक उत्तर में चल गया दक्षिणी चीन सागर तरफ, एक हिमालय के दक्षिण पूरब से बहता है। ठीक उसी प्रकार पूर्वी जेट स्ट्रीम के लिए मेडागास्कर द्वीप वायु अवरोहण का काम करता था। उच्च वायुदाब अवरोहण ही है, इसको यहाँ टकराता है, इसको फिर घुमा देता है, चलेगा। क्लियर हो गया ना? पश्चिमी जेट स्ट्रीम के लिए वायु अवरोहण का काम तिब्बत का पठार का उच्च भूमि, वही पूर्वी जेट स्ट्रीम के लिए वायु अवरोहण का काम मेडागास्कर द्वीप करता है। क्लियर हो गया ना? ठेठ में समझी? चलो अब पूर्वी जेट स्ट्रीम उस पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में अब एग्जाम के दृष्टिकोण से भाषा का समझने कर दिया कि उत्पत्ति का कारण क्या है, बता दिए थे चैप्टर में। सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत एवं उत्तरायण, पश्चिमी जेट स्ट्रीम का तिब्बत पठार के उत्तर में विस्थापन, तिब्बत के पठार क्षेत्र के क्षोभ मंडल में उच्च वायुदाब का विकास, और नीचे मेडागास्कर द्वीप के निकट वायु अवरोहण एवं। क्लियर हो गया है? चित्र में बता दिए, उसको हम दिखा दिए जगह। उत्पत्ति का क्षेत्र प्रवाह का दिशा तिब्बत के पठार से किधर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर की। क्लियर हो गया? तिब्बत के पठार से उधर। प्रकृति या विशेषताएं या कैसा पवने हैं, उष्णकटिबंधीय प्रकार की पवने, या क्षेत्रीय एवं मौसमी, सब याद रखना, या उष्णकटिबंधीय प्रकार की पवने हैं या क्षेत्रीय एवं मौसमी जेट स्ट्रीम यानी पवने हैं। इसका संबंध किस ऋतु से? ग्रीष्म ऋतु से। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का संबंध शीत ऋतु, इसका ग्रीष्म ऋतु से। घुमा देंगे, बता देना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने का संबंध किससे? उसी का दूसरा नाम है यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध क्या है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से। और उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध, मानसून का संबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम से। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध पूर्वी जेट स्ट्रीम से है तो उत्तर पूर्वी मानसून जो जिसको लौटती मानसून कहते हैं उसको पश्चिमी जेट स्ट्रीम होगा। यह 8 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य चलती है। क्लियर हो गया ना? अब दक्षिण पश्चिम मानसून बनाम पूर्वी जेट स्ट्रीम मेडागास्कर द्वीप, यहाँ पर वायु अवरोहण होता है, उच्च वायुदाब का, और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने का मिलन कहाँ होता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम से। पूर्वी जेट स्ट्रीम से, पूर्वी जेट स्ट्रीम से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहाँ मिलती है? ठीक है। तब यहाँ से पूर्वी जेट स्ट्रीम अपने साथ किसको लेता है? पवने को प्रवाहित करती, जो व्यापारिक पवने है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने को अपने यहाँ पर मिलता है, मिलन होता है मेडागास्कर के द्वीप के पास, विषुवत रेखा के पास, और वहाँ से अब यह पवने भारत की ओर किस मानसून पवने के नाम से? जेट स्ट्रीम ऊपरा में है, नीचे ऐसे टांग जाता है हेलीकॉप्टर की तरह। देखें
यानी जेट स्ट्रीम हेलीकॉप्टर है और उसके नीचे टंगल जो है टंगा हुआ कौन जा रहा है, और उधर से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हेलीकॉप्टर हो गया और उसका टंगल कौन है, उत्तर पूर्वी। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, उत्तर पूर्वी मानसून और जेट स्ट्रीम में क्या क्लियर है ना। और कल वायुदाब किसे कहते हैं हमने बता दिया, ठीक है। कल प्रश्न थी कि सर वायुदाब किसको कहते हैं, तो हमने वायुदाब ही से स्टार्ट, हमने बोला था कि प्रत्येक सिद्धांत पढ़ाएंगे तो हम उसको बताएंगे। तो ये था क्या, पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब अगला कौन है, एक सिद्धांत एल नीनो। अब अगला क्या बताएंगे, एल नीनो। चलो लिखो, हम लोग मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत का चौथा सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, वह क्या है, एल नीनो। एल नीनो यानी एल नीनो का भी प्रभाव पड़ता है मानसून को, पता है ना। इस तरह से आपने तापीय सिद्धांत में वायुदाब वाला पढ़े, उसके बाद आपने जेट स्ट्रीम पढ़ा पूर्वी और पश्चिमी, उसके बाद आपने पढ़ा विश्वव्यापी पछुआ पवने जो ITCZ, क्लियर हो गया। अब है आपका एल नीनो। एल नीनो, एल नीनो है क्या, अगर हम यहाँ आ जाए तो एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, ठीक है। बालक ईसा क्या है तुम्हारा काम, उद्भव, कहाँ उदय होता है एल नीनो, तो पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में पेरू तट पर। पेरू तट दक्षिणी अमेरिका में देखोगे एटलस है, ये कैसा जलधारा है, उष्ण समुद्रीय धारा के रूप में प्रकट होता है। और एल नीनो उष्ण समुद्रीय, उष्ण का मतलब उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी, यानी गर्म जलधारा। क्लियर हो गया, एल नीनो कैसी जलधारा है। अब ये जो जलधारा है जो है ये ठंडा पे ऊपर हो जाता है। अब जब ये ठंडा जलधारा पर ऊपर होता है तब उसका प्रभाव पड़ जाता है पूरे विश्व में मौसम पे, और साथ साथ में पूरे विश्व के मौसम पे प्रभाव पड़ेगा, भारत के मौसम पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है ना, ये है और कुछ है नहीं। ये जो गर्म जलधारा है वो ठंडा जलधारा पे प्रतिस्थापित हो जाता है, उस पर चढ़ जाता है और वो प्रभाव छेड़ता होता है। जैसे एल नीनो का विकास या विस्तार देखते हैं तो इसका विस्तार क्या है, पूछेगा एल नीनो किसका विस्तार है, तो भूमध्य उष्ण समुद्री धारा प्रतिस्थापित हो जाता है, मतलब किस पर, पेरिवियन जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा, दोनों एक ही है। पेरिवियन जलधारा और हम्बोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। और जलधारा के बारे में जानना है तो नोट्स हम दे दिए होंगे, नहीं तो यूट्यूब पे जाओगे प्ले लिस्ट में जिसका भूगोल तो वहाँ जलधारा मारोगे निकल जाएगा। हमने जलधारा बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे बढ़ता है, ठीक है। अब आते हैं प्रकृति या विशेषताएं। ये जो एल नीनो है यह एक जटिल मौसम तंत्र है, जटिल, ठीक है। यह एक गर्म जलधारा या हर 5 या 10 वर्ष के बाद ही प्रकट होता है। एल नीनो ऐसा नहीं कि हमेशा प्रकट होगा, 5 या 10 वर्ष के बाद। एल नीनो मौसम तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल है। मतलब एल नीनो जो ये उदय होता है या प्रतिस्थापित होता है, इस दोनों का प्रभाव महासागर पे भी प्रभाव डालता है और वायुमंडल पे भी प्रभाव डालता है। ये है एल नीनो। एल नीनो से ये लिखो, एल नीनो का हम लोग का प्रभाव देखें दो रूपों में, इसको अच्छे से समझना हो तो समझ गए, उसमें खास उसमें मैंने यहाँ एल नीनो का प्रभाव संसार के विभिन्न भागों में पड़ता है। जब एल नीनो 5 साल या 10 साल में आता है तो उसका प्रभाव दुनिया में पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, या तो खूब सूखा आएगा, या तो बाढ़। 10 साल पे, 5 साल से या 10 साल पे पहले बार, फिर उसमें 10 साल जोड़ दो, फिर 10 साल जोड़ दो,
क्या चल रहा है? संभावना है, देख रहे हो, गर्मी का। गर्मी आएगा तभी तो सूखा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? चलो, तो संसार के विभिन्न भागों में या तो सूखा या तो बाढ़। बाढ़ कैसे? वो वर्षा हुआ तभी बाढ़ आएगा। मौसम की चरम अवस्थाएं, या तो चरम का मतलब होता है या तो बहुत गर्मी, जैसे अभी कितना 8 बज रहा, देखो तापमान गूगल पे कितना पता चल जाएगा। या वर्षा तो खूब वर्षा, या ठंडा तो खूब ठंडा। अंतिम चरम अवस्था भारत का मौसम भी प्रभावित होता है। क्लियर हो गया? अब ठंडी पेरुबन जलधारा, या उसी को बोलते हैं अम्बोर्ड जलधारा। ये कैसा जलधारा? ठंडा गरम? ठंडी है। ये जलधारा ठंडी है। इसका प्रभाव क्या है? इस जलधारा का प्रभाव ये है कि पेरू तट के जल का तापमान कितना डिग्री बढ़ा देता है? 10 डिग्री। कौन? ठंडी पेरुबन जलधारा या अम्बोर्ड जलधारा। पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री बढ़ा देता है। जब पेरू तट के तापमान 10 डिग्री बढ़ जाता है तब क्या होता है? क्या परिणाम आता है? तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय संरचना में विकृति उत्पन्न हो जाती है। विकृति का मतलब होता है दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरा, समुद्र जल के वाष्पन में क्या हो जाती है? और तीसरा, प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। प्लवक क्या है? शैवाल टाइप का होता है समुद्र में, जो मछलियों के लिए लाभदायक होता है, उसका जीवन यापन का स्रोत है। ठीक है। तो जब 10 डिग्री तापमान बढ़ता है, जब ये ठंडी जलधारा पेरू तट के जल के तापमान को 10 डिग्री बढ़ा देता है, तो क्या परिणाम होता है? पूछेगा कि ठंडी पेरुबन जलधारा या अम्बोर्ड जलधारा का प्रभाव क्या है, तो प्रभाव पूछेगा तो ऑप्शन में ये मारना। अगर पूछेगा इसका परिणाम क्या है, तब ऑप्शन में ये मारना। पूछ रहा है प्रभाव तो नहीं मार देना परिणाम वाला। प्रभाव पड़ा कि 10 डिग्री तापमान बढ़ा देता है। जब 10 डिग्री तापमान बढ़ता है तब पूछेगा पेरू तट के जल का तापमान अम्बोर्ड जल के जलधारा के द्वारा 10 डिग्री बढ़ा देने पर क्या होते हैं, क्या परिणाम होते हैं, तब ये बात है। अब एल नीनो बनाम भारतीय बनाम मतलब समझा? IPL में चेन्नई वर्सेस मुंबई, बनाम का मतलब होता है वर्सेस। ये इसको क्या दे रहा है या ये इसको क्या दे रहा है, इससे इसको क्या लाभ है या इससे इसको क्या लाभ, यही मतलब होगा बनाम का। क्या? वर्सेस, बनाम का मतलब होता है वर्सेस। मतलब एल नीनो का क्या प्रभाव भारतीय मौसम पर, इसका मतलब ये हुआ। तो पहला, यह भारतीय मौसम को क्या करता है? कौन का? कौन? एल नीनो। यह भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है, कि मानसून का पूर्वानुमान लगाता है। लंबी वर्षा ऋतु इतना से इतना दिन तक रहेगा, ठंडा इतना से इतना दिन तक रहेगा, गर्मी इतना से इतना दिन तक रहेगा। तो भारतीय मौसम वैज्ञानिक किसका उपयोग करता है इसके अध्ययन के लिए? एल नीनो। क्लियर हुआ? एल नीनो के कारण भारत के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में कितना देरी होता है। बारिश के 1 जून को केरल तट पे आता है ना, हाँ, केरल तट पे अभी अगर बारिश नहीं हो रहा है तो जिम्मेवार कौन है? क्लियर हो गया? IOD इसका होता है फुल फॉर्म में इंडियन ओशन डाइपोल की परिघटना भारतीय मानसून पर क्या देता है? एल नीनो के असर पर प्रभावित करता है। याद रखना ही होगा। वर्ष 1990-91 में भारत में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला। कब? 90-91। तो पूछना घर में आज कोई होंगे बुजुर्ग की 90-91 किए बोले है, पूरा बाढ़ अले है कि पूरा सूखा अले है, ये 2 बात होगा। आज पूछना, कल बताएगा। दादा होंगे, माँ होंगी, पिताजी। 90-91 में तुम लोग को जन्म छोटा होगी, अच्छा हुआ ही नहीं था, धरती पे आई ही नहीं थी,
तो तुम कैसे पता लगा पाओगी? तो माँ ही बता पाएगी, पिताजी बता पाएंगे या दादा दादी से पूछना। उन लोगों को ज़्यादा अनुभव होता है, जो गाँव के जो बुजुर्ग होते हैं वो पूरा कहानी बैठ कर पूछो। पूछते ही नहीं हो तुम लोग। कभी टाइम मिले तो बुजुर्ग के पास बैठो, महिला हो चाहे पुरुष हो, दादा दादी जो भी, उससे पूछो कैसे लोग रहा रहे, वो सारा चीज़ बताएंगे। उसमें तुमको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा कि कैसे समाज में सामूहिकता के जगह पे कैसे एकल हो गया, कैसे व्यक्तिवाद का जन्म हो गया, घर में व्यक्तिवाद का जन्म हो गया, पता है ना। और मोबाइल इसका कारण है। अब एक घर में 5 सदस्य, पति पत्नी बच्चे, सब में मोबाइल में व्यस्त है, दे रहा। लेकिन क्या है मतलब, पास में रहते हुए भी बात नहीं करता है, सब क्या है, कहाँ व्यस्त हो, मोबाइल में। तुम लोग भी अगर एक दूसरे फ्रेंड बात करती होगी बैठ के, तो दोनों के पास मोबाइल, बात भी हाँ बोलो कैसी हो, चल रहा। मतलब क्या पूछ रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं पता। तो ये जो वर्ष 1990-91 में भारत में हिंदुओं का प्रचंड रूप देखने को मिला, तो कल हमें बताएंगे अगले क्लास में पूछ के कि 90-91 में भारत में या तो सूखा आया होगा या तो बाढ़ ही आया होगा, तो ये बात होगा ये ना। चलो लिख, चलो आप समझ लो। पहले इसको हिंद महासागरीय डायपोल बना भारतीय मानसून या मौसम, दिख रहा है वहाँ से, दिख जाता है। नहीं दिखता है तो काट का चश्मा लगाओ। काट का चश्मा किसको बोलते हैं, देखे हो कभी काट का चश्मा? लकड़ी का, काट मतलब लकड़ी, चश्मा देखे हो कोई? नहीं। तो गांव में अपने घर के आसपास बूढ़ी दादी को देखना, बैठी होगी दरवाजा पे, तो कोई व्यक्ति दूर से आ रहा होगा, कभी देखी है? हाँ, उसी को काट का चश्मा बोलते हैं, वहाँ से भी लगा सकती है। ठीक है, चलो। तो हिंद महासागरीय डायपोल बनाम भारतीय मानसून या मौसम, ठीक है। क्या है हिंद महासागरीय डायपोल, किसको कहते हैं? पहले समझो, एकदम आसानी से समझ जाओ। हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का ये क्षेत्र जल क्षेत्र है, जल है, ठीक है। हिंद महासागर का ये सब क्या है? जल क्षेत्र। ये भी हो गया, इसका ही भाग है ये, ठीक है। ये भी क्या है? जल क्षेत्र। अरब सागर जो है हिंद महासागर का शाखा 2 है, बंगाल की खाड़ी है, ये भी क्या है? जल क्षेत्र है। अब इस जल हिंद समझ लो पे, हिंद महासागर के जो जल क्षेत्र है ना, अरब सागर वाला और बंगाल की खाड़ी, इस जल क्षेत्र में 2 विभिन्न जल क्षेत्र हो गया। हिंद महासागर के 2 अलग अलग क्षेत्र, जल क्षेत्र या 2 विभिन्न क्षेत्र, 2 अलग अलग क्षेत्र कौन हुआ हिंद महासागर के? एक और दूसरा, ठीक है। इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होता है। जैसे अरब सागर में अगर तापमान अधिक है तो बंगाल की खाड़ी में क्या होगा? और बंगाल की खाड़ी में अधिक है तो हिंद महासागर के जल क्षेत्र में 2 अलग अलग क्षेत्र में तापमान की भिन्नता ही क्या कहलाएगा? अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तापमान की भिन्नता क्या कहलाया? क्लियर हो गया? हिंद महासागरीय डायपोल को क्या कहा जाता है भारत के दृष्टिकोण से? भारतीय नीनो। भारतीय नीनो किसको कहा जाता है? हिंद महासागरीय डायपोल को क्या कहा गया? भारतीय नीनो। अब हिंद महासागरीय डायपोल क्या प्रभाव छोड़ता है या प्रभावित करता है? यानी हिंद महासागरीय डायपोल एल नीनो को प्रभावित करता है, ना कि एल नीनो इसको करता है। और भारतीय, क्लियर हो गया? अब समझो, हिंद महासागर के क्षेत्र को पश्चिमी हिंद महासागर कहते हैं, और हिंद महासागर के क्षेत्र को हिंद महासागर के पश्चिमी भाग के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हुआ। हिंद महासागर के पूर्वी भाग पे पूर्वी उष्णकटिबंध, क्लियर हो गया ना? इधर का भाग पूर्वी उष्णकटिबंधीय, इधर का भाग पश्चिमी हिंद महासागर, इधर का भाग पूर्वी हिंद महासागर। कैसे हिंद महासागरीय डायपोल किसको कहते हैं? जब हिंद महासागर के जल क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर
अलग अलग तापमान की स्थिति उत्पन्न होना। जैसे अरब सागर में अधिक तापमान तो बंगाल की खाड़ी में कम, या बंगाल की खाड़ी में अधिक तो अरब सागर में तापमान कम। उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? हिंद महासागरीय डायपोल को भारतीय, ये किसको प्रभावित करता है? एल नीनो को। और भारतीय मौसम, भारतीय मौसम मतलब मानसून, शरद ऋतु, गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, चलो लिखो। चित्र में आपने समझ गया होगा हिंद महासागरीय डायपोल, भारतीय मानसून, इसी को हम दिखा दिए हैं। उद्भव एवं विकास कैसे होता है? तो हिंद महासागर का जलीय सतह पर, जलीय सतह बताए थे ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्र क्या हुआ? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो भिन्न क्षेत्रों, अलग अलग तापीय स्थिति। अलग अलग तापीय स्थिति मतलब अधिक तापमान, कम तापमान, या कम तापमान अधिक तापमान उत्पन्न होता है। तो क्या कहते हैं? चित्र में बता दिए थे ना, इसी चीज को यहाँ पे कर दिया ताकि एग्जाम में आपका देख पाए। विशेषताएं क्या है? तो हिंद महासागरीय डायपोल को क्या कहा गया? भारतीय नीनो कहा जाता है। या हिंद महासागरीय डायपोल किसको प्रभावित करता है? एल नीनो को प्रभावित करता है। और क्या करता है? भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। कौन? हिंद महासागरीय डायपोल भारतीय मौसम को भी प्रभावित करता है, एल नीनो को भी। और साथ में इसे भारत के दृष्टिकोण से भारतीय नीनो, एल नीनो नहीं, भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। नीनो। अब प्रकार समझिए, देखिए अभी ये में फैला हिंद महासागरीय डायपोल जो है दो प्रकार का होता है। एक सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल और नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल। सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल तब कहेंगे जब अरब सागर में यानी पहले समझो, यानी पश्चिमी हिंद महासागर में तापमान अधिक और पूर्वी हिंद महासागर में तापमान कम। इसका ये अर्थ हुआ। ये हम यहाँ कह रहे हैं अरब सागर की पश्चिमी में या पूर्वी हिंद महासागर में, तो अब अरब सागर नहीं देगा और ऑप्शन में दे देगा पश्चिमी हिंद महासागर में तापमान अधिक और पूर्वी हिंद महासागर में तापमान कम। तो बात तो सही है हुआ, क्योंकि पूर्वी हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी हिंद महासागर, या छोड़ दो ये नहीं देगा, कहेगा पूर्वी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान कम और पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान अधिक। बात सही की गलत? क्योंकि हम बता दिए थे चित्र में, तो कुछ भी दे सकता है। तो सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल उसको कहते हैं जब अरब सागर का तापमान अधिक होगा और बंगाल की खाड़ी तापमान कम होगा। तो कैसा डायपोल कहलाएगा? सकारात्मक। क्लियर हो गया? और सकारात्मक डायपोल भारतीय मानसून के लिए क्या है? अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है। अनुकूल का मतलब होता है समय पे वर्षा होना, समय पे गर्मी, अधिक सूखा ना होना, अधिक वर्षा ना होना, अधिक ठंडा ना होना, यानी जो मौसम का जो आदर्श स्थिति होता है उसको बोलते हैं अनुकूल। और मौसम के विपरीत स्थिति को प्रतिकूल। जैसे खूब वर्षा हो रहा है तो भी बाढ़ का कारण हो जाएगा, खूब गर्मी पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा। तो सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल भारत के लिए, भारतीय मानसून के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है? क्यों अनुकूल है? क्योंकि अरब सागर का तापमान अधिक। क्लियर हो गया ना? प्रतिकूल। नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल भारतीय मानसून के लिए क्या है? प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, खूब बाढ़ आ जाना, समय पे वर्षा ना होना, खूब गर्मी। अभी प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं कर सकते, अधिक हीट वेट है, प्रतिकूल मौसम चल रहा है, तो परिस्थिति का निर्माण करता है। क्यों प्रतिकूल कब होता है? यह नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल किसको कहते हैं? जब अरब सागर का तापमान कम और बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक। तो और नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल भारतीय मानसून के लिए क्या है? प्रतिकूल, विपरीत। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, अनुकूल का मतलब होता है अपने अनुसार। क्लियर है? चलो लिखो। हाँ, क्योंकि चक्रवात आता है ना, तो चक्रवात हानि पहुंचाएगा कि लाभ पहुंचाएगा? हानि। चलिए अब मानसून का आरंभ। मानसून का आरंभ
क्या माना जाता है? ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से मई। समझो मानसून का आरंभ कैसे पढ़ा चुके हैं। भूमध्य रेखा विषुवत, सूर्य लंबवत, ठीक है, सूर्य लंबवत है, इस क्षेत्र अत्यधिक गर्म होगा, इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का विकास होगा, निम्न वायुदाब यहाँ पे मानसून का आरंभ हो गया। यहाँ अभी नहीं, यहाँ नहीं पहुँचा है, यहाँ कहाँ पहुँचाएंगे? बाद में मानसून प्रवेश कहाँ होता है? आरंभ कहाँ लिखते हैं? यहाँ तक रखते हैं, यहाँ नहीं पहुँचा है। क्लियर हो गया? निम्न वायुदाब का क्षेत्र हमेशा पवने किधर उच्च से निम्न की ओर जाता है। पता है ना? यहाँ क्या समझाना है? किसी से खिसक जाता है, पूरा जानकारी पढ़ा दिया है, इतना बार खिसका दिया है जेल का कि बेचारा उसका क्या बनता है? फोटोस्टेट हो गया। चलो, भारतीय मानसून का प्रवेश 1 जून को, जब पहली बार जिस स्थान पे मानसून का प्रवेश होता है तो उसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। क्या कहते हैं? मानसून का प्रस्फोट मतलब सर्वप्रथम वर्षा। तो भारत में मानसून प्रस्फोट कहाँ है? क्योंकि सबसे पहले मानसून पड़ने कहाँ टकराता है? यहीं पे सबसे पहले वर्षा यहीं कराता है। तो क्या कहते हैं? तो केरल में, मुंबई में 10 से 13 दिन के बीच, कोलकाता में, बिहार में, और बाद ये सब छोड़ के संपूर्ण भारत या संपूर्ण उपमहाद्वीप कहते हैं अंदर में। कब? भारत में मानसून प्रवेश हो गया ना, प्रवेश करा दिया ना, आज की तारीख है 8 प्रवेश हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून को ही आर्द्र पवने भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून को दूसरा नाम क्या है? 1 जून केरल, 10 और 13 जून मुंबई कोलकाता, 15 से 20 जून बिहार, मध्य जुलाई संपूर्ण उपमहाद्वीप या संपूर्ण भारत। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिखो जल्दी तेजी से। चलो अब चौथा है कि वर्षा बाह्य तंत्र तथा मानसून वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाला 2 तंत्र, ठीक है। मानसून वर्षा का वितरण का मतलब हुआ भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र। कौन? वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है इसी मानसून से। 2 तंत्र है, पहला तंत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, दूसरा तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून धारा उत्पत्ति कहाँ होता है? अरब सागर में। वर्षा का प्रकार कैसा है? तो पूछेगा दक्षिण पश्चिमी मानसून पर्वतीय वर्षा कहलाएगा तो उसमें कटिबंधीय अवदाब पर्वतीय वर्षा कहलाएगा। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाले वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि वो पर्वत में टकराता है। जहाँ जहाँ टकराता है पर्वतीय वर्षा हो गया। वर्षा कराता है कहाँ पे? पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट, है ना, ये कराता है। और यहाँ वर्षा की मात्रा क्या होता है? तीव्र होता है। केरल में सबसे अधिक वर्षा गोवा में सबसे अधिक वर्षा होता है, पता है ना? तो क्यों वर्षा की मात्रा तीव्र क्यों? क्योंकि समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं समुद्र तट से दूर होता है, इसीलिए वर्षा तीव्र होता है। और क्या? अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय प्रवाह। तो अफ्रीका के पूर्वी तट के पास क्या है? कौन द्वीप है? कल पढ़ाए थे, मेडागास्कर द्वीप, वही है। अब मेडागास्कर द्वीप जो उधर से आता है पूर्वी जेट स्ट्रीम, मेडागास्कर द्वीप के पास कुछ वायुरोहण बनता है, फिर लौटता है। तो बताए थे कहानी, वही है। उसको भूमध्यरेखीय प्रवाह जैसे लिखेगा भूमध्यरेखीय प्रवाह तो समझ जाना को बात कर रहा है पूर्वी जेट स्ट्रीम का। और पूछेगा लिखेगा कि अफ्रीका के पूर्वी तट तो समझ जाना मेडागास्कर द्वीप। क्लियर हो गया? तो ये दोनों के कारण ही पश्चिमी घाट पे वर्षा का तीव्रता होता है। पश्चिमी घाट पे वर्षा तीव्र क्यों? तो पहला समुद्र तट से दूर घटित होने वाले मौसमी दशाएं। इस समुद्र तट से दूर यहाँ जो मौसमी दशाएं घटता है, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, कोयला से बल का प्रभाव, ये सब लगता है, इसको बोलते हैं घटित होने वाली मौसमी दशा। घटित मतलब घटना, ठीक है।
मौसमी दशाएं। और साथ ही अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ क्या भूमध्यरेखीय प्रवाह। भूमध्यरेखीय प्रवाह किस स्ट्रीम को कहते हैं, पश्चिमी या पूर्वी? पूर्वी। और वहाँ पे कहाँ पे वो मुड़ता है, किस द्वीप के पास? क्लियर हो गया। दूसरा तंत्र है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर, यहाँ से जो उत्पत्ति होता है वो कैसा? उष्णकटिबंधीय अवदाब। उष्णकटिबंधीय अवदाब की उत्पत्ति कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर। उष्णकटिबंधीय अवदाब का उत्पत्ति का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर। वर्षा कहाँ कराता है? इस क्षेत्र से जो अवदाब उत्पन्न होता है, वर्षा कहाँ होता है? उत्तरी भारत का मैदान, ये है उत्तरी भारत का मैदान, वहाँ पे वर्षा होता है। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ ना? चलो लिखो। अब इसको हम लोग भारत में वर्षा की मात्रा या घटने की प्रवृत्ति, यानी अधिक से कम की, अधिक से कम की। तो पश्चिमी तट पे सबसे अधिक कम इधर से अगर वर्षा होता है तो सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिमी तट पे। कम किधर हो रहा है? पूरा की ओर, ठीक है, ये क्षेत्र पश्चिमी, ये क्षेत्र ये जो है ये क्या है? उत्तरी भारतीय है, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में वर्षा कम, अधिक से कम की और इधर उधर देखो, दक्षिण भारत में वर्षा अधिक से कम की ओर जाना। तो अधिक का क्षेत्र कौन है? पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट। कम पूरब की ओर और उत्तर पूरब हुआ ना। ठीक। अब उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय, इस क्षेत्र में, भारत का इस क्षेत्र में अधिक वर्षा और कम वर्षा किधर है? तो अधिक दक्षिण पूरब हुआ पश्चिम बंगाल, अब पूरब हुआ मेघालय, गारो खासी, नाम सुने हो ना? तो इधर अधिक हुआ, कम किधर जा रहे हैं? क्लियर हो गया? घटने की प्रवृत्तियाँ ये है भारत में वर्षा। पश्चिम तट से पूरब एवं उत्तर पूरब की ओर कम, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के मैदान क्षेत्र में दक्षिण पूरब एवं पूरब से पश्चिम की ओर कम। क्लियर हो गया? ये नक्शा क्लियर हुआ? ये पश्चिमी तट अधिक से कम की ओर, पश्चिमी तट जब घाट से उत्तर पूरब कम हुआ, फिर पूरब कम हुआ। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे क्या किया? लिखा दिया। तो ये था भारत में मानसून का उत्पत्ति का सिद्धांत, भारत में मानसून आरंभ, भारत में मानसून का प्रवेश, वर्षा तंत्र, दो तंत्र है, हिंद महासागर, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और भारत में वर्षा की मात्रा की घटने की प्रवृत्तियाँ, साथ ही हिंद महासागर ये डायपोल। ये जो मानसून या मौसम को प्रभावित करने वाले जितने चीज़ें थे, सिद्धांत था, हमने आज आपको क्या ऑल ओवर कॉन्सेप्ट देकर हमने बता दिया। इसके साथ आप नोट्स रिवीजन करने के पहले एक बार NCERT बुक जरूर पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग देख के, जैसे बच्चा पढ़ता है, और बच्चा जो भी है क्या कविता टाइप का, उसी टाइप का मान लो पढ़ता है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा सर, घुसेगा खोपड़ी में घुसेगा। पहले तो बाउंस होता होगा कि क्या लिखा है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट हिंदी रहता है NCERT का। उसके बाद एक बार previous ईयर जरूर बना लेंगे, देख लेंगे, एक नज़र देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बनता है कि नहीं बनता। तो आज का भारतीय मानसून से संबंधित क्लास समाप्त हुआ। अब हम अगला क्लास में आपको भारत में मानसून का प्रकार पढ़ाएंगे, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून, दौड़ती मानसून, मानसून का निर्वर्तन, विच्छेद, संवहन, तब फिर पढ़ाएंगे वर्षा। तो आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू। सर बारिश